राधे राधे प्यारे स्टूडेंट्स। तो स्वागत करते हैं आप सभी का। आज का हमारा चैप्टर 3 है क्लास 10th का, जिसका जो चैप्टर का नाम है वो है वाटर रिसोर्सेज, यानी कि जल संसाधन। जैसे कि आप सबको पता है, मैंने आपको 100 डे मैंने आपका लिया है और आज है हमारा डे 4th। तो चलिए आज के चैप्टर पे हम बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ आवर टाइम्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मान लीजिए मैं आपको सिर्फ वही पढ़ाऊँगी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, बिकॉज आप सबको पता है कि हमारे सर पे ऑलरेडी बर्डन है मैथ का, साइंस का, है ना। उसके बाद संस्कृत का भी है, जो संस्कृत लिए होंगे, है ना। बहुत सारे बर्डन है, तो उसमें मैं एसएसटी को एक बर्डन के रूप में नहीं बल्कि एक आसान सब्जेक्ट के रूप में, जहाँ से अगर आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो तो एकदम आसानी से मार्क्स उठाए जा सकते हैं, है ना। इस टाइप से कुछ बताने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा जो ये चैप्टर है, ठीक है, इस चैप्टर में ना अगर मान लीजिए हमें क्वेश्चन आ जाए कि जल संसाधन से आप क्या समझते हैं, ये हमारी लाइफ के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, और अगर ये ख़त्म हो गया तो लाइफ कैसी हो सकती है। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे। और इंट्रोडक्शन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, भूमिका कहते हैं। ठीक है, और इंट्रोडक्शन पढ़ते ही एग्जामिनर मार्क्स दे दे, कुछ इस तरीके का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि जल एक नवीकरणीय संसाधन है। कई लोग ये नहीं समझ पाए होंगे नवीकरणीय क्या होता है। देखिए, नवीकरणीय और अनवीकरणीय वो होता है, थोड़ा सा बस आसान भाषा में समझ लो। नवीकरणीय जो बार बार हमारे पास अवेलेबल हो, जिसकी अवेलेबिलिटी हो, बस यूजेज के ऊपर डिपेंड करे कि हम किस तरीके से उसका यूज़ कर सके, यानी कि वो हमारे पास उपलब्ध हो लेकिन उसका अच्छा यूज़ करने हमें आना चाहिए, यानी कि बार बार हमें वो मिलता रहे। जैसे नवीकरणीय संसाधन में कौन कौन सा हो जाएगा, वाटर हो गया, ठीक है, सोलर एनर्जी हो गया, जो सूर्य की प्रकाश की किरणें होती है वो हो गया, विंड एनर्जी हो गया, जो कि वायु से जो हमें एनर्जी मिलती है वो हो गया। क्या ये ख़त्म हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। वो भविष्य काल मत बता देना कि 2026 में पृथ्वी ख़त्म है। ठीक है, इस टाइप से नहीं जिया जाता ना लाइफ। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हमारा सूर्य का प्रकाश हुआ, ये मैं इसलिए बता रही हूँ ना क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आते हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे। एक देंगे सूर्य का प्रकाश, एक देंगे मतलब क्या कहते हैं उसको, विंड एनर्जी, दूसरा दे देंगे आपका ये वाटर रिसोर्सेज, और चौथा दे देंगे आपका ये क्या बोलेंगे पता है। जैसे मान लो कोई भी एक चीज़, जैसे मतलब पृथ्वी के अंडरग्राउंड का जो कोई भी एलिमेंट होगा उसका नाम दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है। तो आपको पता है जो हमें बार बार मिलता रहे, जो कभी ख़त्म ना होने वाला, उसको हम क्या कहेंगे, नवीकरणीय कहेंगे। इसका मतलब है कि मतलब पृथ्वी के जो अंदर वाला होगा वो नवीकरणीय नहीं है। नवीकरणीय मतलब नवीन जो बना ले, खुद को अपडेट कर ले, और नवीकरणीय जो खुद को अपडेट ना करे। पृथ्वी के अंदर जो संसाधन एक बार हमने निकाल दिया दोबारा वो मिलेगा नहीं। ऐसा तो नहीं कि संसाधन से संसाधन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 1 मार्क्स आपका पक्का हो गया। नवीकरणीय और नवीकरणीय से ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर रखा हुआ है। लिख लो एक साइड में पेज में डेट का आज दे के कि मैम ने बताया था यहाँ से क्वेश्चन आएगा, और ये श्योर है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, अब नवीकरणीय पे हम लोग बात कर रहे थे। अब कह रहा है क्योंकि यह जल चक्र यानी कि हाइड्रोलिक साइकिल, जल चक्र क्या होता है देखो थोड़ा सा मैं आपको समझाती हूँ। जल संसाधन हम पढ़ रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है जल चक्र को हम देख ले। एक बात बताइए बेटा, ये नदी है, ठीक है, ये नदी है। अब नदी से इवोपरेशन होगा। आप सबको पता है कि जब धूप निकलती है तो इवोपरेशन होता है। कपड़े कैसे सूख जाते हैं, इवोपरेशन के कारण तो सूखते हैं। उसके बाद ये इवोपरेशन होने के बाद क्या करेगा, जाके क्लाउड बनाएगा, यानी कि बादल बनाएगा। बादल बना के दोबारा फिर क्या करेगा, पृथ्वी पे यही बादल पानी छोड़ देगा। यही पानी छोड़ देगा तब मान लो नदी में, नाले में, कहीं भी जा के लास्ट में कहाँ मिलेगा, वही है ना। और यही साइकिल चलती रहेगी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोलिक साइकिल, यानी कि जल चक्र। ठीक है ना। अब यहाँ कह रहा है जल चक्र द्वारा लगातार पुनर्भरित होता रहता है। पुनर्भरित में तो क्या मतलब, खाली हो गया तो भर गया दोबारा। जीवन के लिए जल अत्यंत आवश्यक है, इसमें तो समझाने की जरूरत नहीं है। मानव की सभी गतिविधियों जल पर ही निर्भर करती है। क्यों, एक बात बताओ, हमने पढ़ा है हिस्ट्री में 6 में ही पढ़ा होगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कहाँ बसी थी, सिंधु नदी के किनारे, है ना। और उसके बाद जितने भी सभ्यताएं हुई, जैसे नाइल रिवर, है ना, मेसोपोटामिया, जितने भी सभ्यताएं हुई है सारे के सारे नदी के किनारे ही। क्यों, बिकॉज वाटर इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन आवर लाइफ। ठीक है ना, बिना वाटर के हमारी लाइफ बिल्कुल ज़ीरो है। इसीलिए वाटर क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे लाइफ में। ठीक है, आपको पता है, आप हमारे शरीर में, आपको कमेंट करके बताना हमारे शरीर में कितना वाटर होता है। ठीक है ना,
हमारे भार का, जो हमारे शरीर का जो वेट होता है ना, उसका कितना वाटर होता है। और एक और कमेंट करके बताना है कि हमारे पूरे अर्थ में सबसे ज़्यादा कौन सी रिसोर्स पाया जाता है, ठीक है, लिक्विड रिसोर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है जल की उपलब्धता असमान रूप से विभिन्न क्षेत्रों में तथा विभिन्न समय पर होती है। असमान रूप से क्यों? आप सबको पता है, कहीं पे सूखा से परेशान रहते हैं, कहीं पे बाढ़ से परेशान रहते हैं। बिहार का ही ऑप्शन ले लो, उत्तर बिहार बाढ़ में ही डूबे रहते हैं और दक्षिण बिहार बेचारे पानी के लिए तरसते रहते हैं। ठीक है ना। जल का संरक्षण व सतत उपयोग अत्यंत आवश्यक है। सतत मतलब क्या हो गया? ये तो नया शब्द आ गया मैम। सतत बताओ। सतत विकास मैंने आपको पढ़ाया था। देखिए, मैं आपको सतत बता देती हूँ। जब आप किसी रिसोर्स का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उसके बारे में, भविष्य के बारे में सोच कर यूज़ करना, यानी कि अगर मैंने पूरा यूज़ कर लिया तो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो क्या यूज़ करेंगे। इसीलिए उसका इस तरीके से उपयोग करें कि उसको क्षति ना पहुँचे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? सस्टेनेबल कहेंगे, यानी कि सतत कहेंगे। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस मैंने लिया है जहाँ से 1 अंक का क्वेश्चन आ सकता है। बहुत सारा देखो कितने अच्छे तरीके से ये नोट्स आप लोगों के लिए बनाए गए हैं, जो अगर आपने एक बार पढ़ लिया ना, सच में बहुत आसान होगा। देखिए, कह रहा है 1 अंक वाले, जल अभाव क्या होती है? तो जल की उपलब्धता और उसकी मांग से जब कम हो जाता है ना, तो उसको हम लोग जल अभाव क्या होता है कि पैसे की अभाव क्यों होती है? क्योंकि मांग है हमें 100 रुपये की, मम्मी दे रही है 10 रुपये, तो अभाव तो हुआ ना 90 रुपये का। इसी प्रकार से जल अभाव है ना। वाटर स्कैरिसिटी मतलब क्या होता है कि जितनी हमें चाहिए उतनी हमें मिली नहीं। ठीक है। जल संरक्षण क्या होता है? कह रहा है जल के विवेकपूर्ण उपयोग तथा भविष्य के लिए बचाव को ही जल संरक्षण कर। विवेकपूर्ण क्या होता है? मतलब आसान, मतलब अच्छे से सोच समझ के यूज करना। ठीक है ना। टंका, ये है ना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। कह रहा है राजस्थान के जो वर्षा जल संचयन के लिए जो बनाया गया भूमिगत भंडारण होता है ना, उसी को हम टंका कहते हैं। देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। राजस्थान के, आप पता है राजस्थान में जल की कितनी कमी है। वो लोग क्या करेंगे? ज़मीन को एकदम से खोदेंगे, ठीक है, और जितने भी थोड़े से ढलान वाले जगह बनाएंगे और एक जगह होल कर देंगे वो। ठीक है, और यहाँ से सारे जितने भी, इधर से भी पानी है, इधर से भी, यही सब इसमें जाके पानी जमा हो जाएगा। पानी जमा हो जाएगा, जमा होने के बाद कुछ ऐसे सोर्स लगा लेंगे जिससे वो पानी का यूज कर सके। उसको हम लोग क्या कहते हैं? जल टंका कहते हैं। और ये कहाँ पे प्रचलित होता है? राजस्थान में। राजस्थान में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ पे? जैसलमेर में। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा। खरीन क्या होता है? जिसको हम खादीन भी कहते हैं। ठीक है ना। ये जैसलमेर राजस्थान में प्रचलित होता है खादीन। ठीक है ना। ये जल का संचयन का ही एक प्रकार का रूप है। जोहड़ क्या होता है? वर्षा जल संग्रहण का जो पारंपरिक संरचना होती है ना, उसको हम लोग जोहड़ कहते हैं। पारंपरिक हम लोग कैसे जमा करते हैं वर्षा जल को? है, कई टिप लगा के भी जमा कर लेते हैं ना अपने टंकी में, है ना। कुछ इस तरीके से भी यूज करते हैं, जिससे जोहड़ कहते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य बताइए। सबसे ज़्यादा क्या होता है? सबसे ज़्यादा उद्देश्य होता है इसकी सिंचाई। बाद बाकी इससे बिजली भी यूज किया जाता है, बिजली का भी उत्पादन किया जाता है, पीने के लिए भी यूज किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज किया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होता है? वो होता है सिंचाई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इरीगेशन। ठीक है ना। वर्षा जल संचयन का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? भूजल स्तर में वृद्धि। आप सबको पता है कि जो हमारे ग्राउंड वाटर है ना, वो धीरे धीरे नीचे चली आ रही है। क्यों? पहले हम लोग क्या करते थे? नलका लगा के टक 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 टक, गाँव में तो अभी भी वही चलता है, पानी निकाल लेते थे। लेकिन अब देखो ना, हर जगह नलका नहीं चलती है, बिकॉज ये सूख जाती है। अभी पिछले साल 2025 की बात है, सीतामढ़ी जिला को ना घोषित कर दिया था, क्या सूखा घोषित कर दिया था। आप लोगों ने न्यूज़ पढ़ा ही होगा, अगर न्यूज़ पे थोड़ा सा भी ध्यान रखते हो तो। ठीक है ना। क्यों? बिकॉज ऑफ ग्राउंड वाटर का जो लेवल है ना, बहुत नीचे जा चुका था, इसीलिए। समझ रहे हो? अब 2 डिजिट का जो नंबर, 2 डिजिट बोल रही हूँ, 2 अंक का जो नंबर्स होते हैं ना, ठीक है बेटा, वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा इस पे। कह रहा है जल अभाव के 2 कारण बताइए। सबसे पहला कारण है जनसंख्या वृद्धि, जो हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भूजल का अत्यधिक दोहन, जो हम कल लगा देते हैं, टकाटक पानी मारते रहते हैं, अब पानी बहता रहता है, पता नहीं चलता कहाँ जा रहा है। ठीक है। उद्योग जल संकट के लिए कैसे जिम्मेदार है? उद्योगों में बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। किसी भी उद्योग में जल की ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसीलिए खासकर जो बड़े बड़े भारी उद्योग होते हैं ना, वो नदी के किनारे लगाए जाते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट को जल प्रदूषित कर देता है। अगर मान लो, एक तो आप उस पानी का यूज़ कर रहे हो, ऊपर से आपके यहाँ जो कचरा बना ना, उसी को उस पानी में ही डाल दिया कि बहा के ले जाएगा। कहाँ लेके जाएगा? वो पृथ्वी गोल है, कहा जाता है ना कहावत में। इसलिए कैसे समझाए? किसी को समझाया नहीं जा सकता है ना, समझ रहे हो? सिस्टम में आके उसको सुधारा ही जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता है। देखिए, टंका की 2 विशेषताएं बताइए। यह भूमिगत जल का भंडारण को संचयन करता है और क्या करता है? छतों से वर्षा जल पाइप द्वारा संग्रहित होता है।
टंका तो मैंने आपको बता दिया ना। अब उसका इम्पोर्टेंट अगर बताना होगा तो आप नहीं बता दोगे कि पानी की कमी को पूर्ति कर देता है। सबसे पहले अपनी मर्जी से लिखो ना, फिर क्या ही जरूरत है रट्टा मारने की। पानी की कमी को पूर्ति कर देता है और जहाँ पे वो संचयन रहेगा वहाँ का जो ग्राउंड वाटर लेवल है ना उसको सुरक्षित रखता है। ठीक है। और 3 नंबर का कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है ये देखिए, जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? क्यों है? सतत विकास के लिए। मतलब मेरे को अगर दिया जाए ना इस पे लिखने को तो मैं तो पूरा एक कॉपी भर सकती हूँ और इससे बढ़िया लिख सकती हूँ, समझ रहे हो ना। इसमें कह रहा है पेयजल उपलब्ध कराने के लिए तो सबसे ज़्यादा जरूरी है, खाद्य की सुरक्षा बनाए रखने के लिए, पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षित रखने के लिए। चलो आप लोग यही तीनों लिख देना, यही काफ़ी है। ठीक है ना। बहुउद्देशीय जो नदी परियोजनाएं होती है उसकी लाभ बताइए। कह रहा है सिंचाई के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए, मत्स्यन के लिए, पेयजल उपलब्धता के लिए, नौवहन सुरक्षा के लिए। नौवहन सुरक्षा पर्यटन में भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप देखिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपको ना थोड़ा परेशान किया होगा, क्या वो ये है कि बाढ़ का नियंत्रण किस तरीके से बहुउद्देशीय परियोजनाएं। अगर नदी बह रही है, ठीक है, यहाँ पे बाढ़ लगा दी है हमने, ठीक है ना, ये नदी रुक गई यहाँ पे। मान लो कि यही नदी अचानक से बढ़ती और यहाँ पे कोई गांव रहता है, जाके एकदम से डुबोते लेते चली जाती, तो बाढ़ काम ने किया ना। इसलिए यहाँ पे क्या कह रहा है, बाढ़ के नियंत्रण के लिए। ठीक है। अब चलिए इतना आपको समझ में आ गई तो ये वाला इंपॉर्टेंट हम बाद में देखेंगे। थोड़ा सा नीचे देखिए, कह रहे हैं कि जल के अभाव के कारणों को बताइए। बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिकरण, कृषि अपशिष्ट, जल प्रदूषण, भूजल का अत्यधिक दोहन। इस पे आप 2-2 लाइन लिख सकते हो। बढ़ती जनसंख्या हमारे आप ऐसे लिख सकते हो जैसे मैं कुछ बताती हूँ, ठीक है ना। अगर मान लीजिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इतना ही तो लिख के नहीं आ जाएंगे, कैसे लिखेंगे थोड़ा सा बताती हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए कह रहा है कि बढ़ती जनसंख्या, यहाँ पे लिखेंगे हमें पता है कि भारत विश्व में नंबर 1 140 करोड़ जनसंख्या को लेके अपनी स्थिति जमाई हुई है और बढ़ती जनसंख्या के कारण पानी की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसीलिए बढ़ती जनसंख्या क्या हो रही है, जल के अभाव का एक महत्वपूर्ण कारण बन रही है। शहरीकरण देखिए, अब यहाँ कह रहा है लोगों की लाइफ स्टाइल बदल रही है। लाइफ स्टाइल बदलते समय जो जल की आवश्यकताएं होती है वो कल से ज़्यादा नल की हो जाती है। इसीलिए शहरीकरण ने क्या किया है, शहरीकरण ने क्या किया है, जल के अभाव को बढ़ावा दिया है। औद्योगिकीकरण में भी लिख सकते हैं। सबसे बढ़िया पॉइंट यहाँ, जिस नदी से जल लेकर उद्योग में यूज किया जा रहा है उसी नदी में उस उद्योग का कचरा डाल दिया जा रहा है। इसी कारण जल के अभाव की समस्या ज़्यादा देखी जा रही है। समझ सबसे बढ़िया ना अपने दिमाग। देखिए बेटा एक बात बता रही हूँ, रटा हुआ चीज़ ना ज़्यादातर याद नहीं रहता। और दूसरी बात, हमेशा कोई ना कोई नहीं रहता आपके पीछे, इसलिए खुद को रेगुलेट करना सीखो। ठीक है, खुद को जब खुद को रेगुलेट करना आ गया ना तो सच बता रही हूँ कोई नहीं हरा सकता। ठीक है। अब यहाँ कह रहा है राजस्थान में वर्षा जल का संचयन कैसे किया जाता है। यहाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। बिकॉज आपको पता है हमारा एक राज्य है राजस्थान, जो खूबसूरत तो बहुत है लेकिन पानी के लिए ना एकदम तरसते रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। कह रहा है बीकानेर, बाड़मेर एवं फलोदी क्षेत्र में टंका प्रणाली का निर्माण कर। टंका क्या होता है उसको डिफिनेशन दे देंगे, थोड़ा सा मैंने बता दिया था। घरों की जो ढलवा छत होती है ना, वर्षा पाइप भूमिगत, देखो यही तो घर जो ढाला जाता है ना थोड़ा सा, तो इधर ऊँचा कर दिया जाएगा, हल्का इधर नीचा करते हुए ले जाएगा और एक पाइप लगा देगा ताकि वो क्या करे, ग्राउंड वाटर में या फिर टंकी में चली जाए, इस तरीके से। ठीक है ना। अब कह रहा है जैसलमेर में खड़ीन अन्य क्षेत्रों में जोहद बनाकर, खड़ीन और जोहद बनाकर, मैंने आपको बताया था वर्षा जल संचयन का ये एक प्रकार है ना। यह जल यह जल पेयजल एवं घरेलू कार्यों में उपयोग, ये कायो लिखा गया, देखो बेटा ये कार्यो होगा, ठीक है ना, उपयोग होता है। छत से वर्षा जल का संचयन या टंका, भूमिगत टंका, कैसे बहुउद्देशीय परियोजना का दुष्प्रभाव बताइए। सबसे पहले लोगों का विस्थापन। अगर मान लीजिए यहाँ पे परियोजना बनाए जा रहे तो यहाँ पे जो गाँव के लोग रह रहे हैं उनको तो विस्थापन करना ही पड़ेगा ना। वन एवं जैविक विविधता का हानि। मान लीजिए 2 नदी यहाँ से चल रही है, दोनों नदी बीच में हम चाहेंगे जोड़ना, था इस बीच में जो भी जैव विविधता होगा उसको तो हानि होगा ही होगा। नदी की प्राकृतिक बहाव को क्या करता है, बाधित। प्राकृतिक बहाव इसका यहाँ था, हम बोले नो भाई चल मिल तो मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, प्राकृतिक बहाव तो बाधित होगा ही होगा। गाद की जमाव की समस्या। मान लीजिए यहाँ से गाद लेके चला जा रहा था, बीच में थोड़ा सा जगह मिल गया, सोचा रुकते का यहाँ ठहर जाते, यहाँ ठहरते ठहरते बहुत ज़्यादा गाद क्या हो जाएगा, बन के एक द्वीप बन जाएगा। इसीलिए क्या हो रहा है, गाद की जमाव की समस्या। मिट्टी की लवणता में वृद्धि, मिट्टी नहीं यहाँ मिट्टी होगा, ठीक है ना। मिट्टी जो सॉइल्स होते हैं ना उसकी लवणता में वृद्धि हो सकती है। लवणता क्या होता है, सैलिडिटी, जिसको हम लोग खारा भी बोलते हैं, यानी कि उसमें नमक की मात्रा अधिक हो जाना। पारंपरिक हाँ चलिए थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए, 1 डिजिट का आ सकता है, ठीक है ना।
जो जल की संचयन संरचनाएं होती है ना, वो क्या क्या होती है। तो टंका राजस्थान में होती है, बीकानेर, बाड़मेर, फारदी, खलेदी, खरीन क्या होता है जैसलमेर राजस्थान में, जोहड़ क्या होता है राजस्थान के कई भागों में, गुल क्या होता है पश्चिमी हिमालय में। ठीक है ना, इसको ध्यान रख लीजिए। याद करने योग्य बातें कौन कौन सी है इस चैप्टर में कह रहा है कि आधुनिक भारत के जो मंदिर होते हैं उसको बांध कहा जाता है, और यह बांध आधुनिक भारत के मंदिर बांध को किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। टंका कहाँ होता है, राजस्थान में। खरीन कहाँ होता है, जैसलमेर में। जोहड़ कहाँ होता है, राजस्थान में। जल का अभाव का मुख्य कारण क्या होता है, भूजल का अत्यधिक दोहन। यहाँ से 1 डिजिट का क्वेश्चन आ सकता है जो इंपॉर्टेंट। आप देखिए कुछ MCQ भी मैंने दे दिया है, ये प्रैक्टिस आप लोग को कर लेने हैं। यहाँ नीचे आंसर भी दिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं, हम छोड़े हुए थे यहाँ पे। देखिए कह रहा है महत्वपूर्ण तथ्य, पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जो है ना जल से ढका है। मैंने आपसे यही क्वेश्चन पूछा था, है ना। और मीठा जल ओनली जस्ट 2.5% है। भारत विश्व की लगभग 18% जनसंख्या अपने पास रखता है, लेकिन अब तो 18% से ज़्यादा हो गया है, बिकॉज आप सबको पता है कि हमारा भारत जनसंख्या में नंबर 1 पे आता है। ठीक है ना। अब कह रहा है केवल 4% जल संसाधन ही भारत के पास है। ठीक है, बड़े बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ये महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आप करेंगे। अब यहाँ मैं 1-2 क्वेश्चन समझा देती हूँ, यह अभ्यास प्रश्न है आपके बुक का। ठीक है, इसे भी आपको ही करना है, बस समझा मैं देती हूँ। यहाँ देखो, यहाँ क्या कह रहा है नीचे दी गई सूचनाओं के आधार पर स्थितियों को जल की कमी से प्रभावित और जल की कमी से अप्रभावित में वर्गीकृत कीजिए। अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र, ये जल की कमी वाला होगा या जल की मतलब कमी नहीं होने वाला होगा, बताइए। अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, अधिक वर्षा वाले परंतु अत्यधिक प्रदूषित जल, कम वर्षा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र। एक बात बताओ बेटा, अधिक वर्षा जहाँ होगा वहाँ तो पानी तो ज़्यादा होगा ही होगा, और अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र जहाँ होगा वहाँ भी तो पानी होगा ना। ठीक है, लेकिन यहाँ कह रहा है अधिक वर्षा परंतु अत्यधिक प्रदूषित जल। यार वो कहते हैं ना, भर घर सोना और तरसे एक नाक का, कुछ ऐसे होता है कहावत। ठीक है ना। अगर मान लो कि हमारे पास इतनी सारी पानी है ही और सारी प्रदूषित है, दिल्ली में देख लो यमुना नदी इतनी प्यारी नदी है, समझ रहे, लेकिन अगर पास से आप गुजरोगे ना इतनी बदबू आएगी ना, सच बता रहे हो। मेट्रो से जाओगे ना, मेट्रो के अंदर घुस जाती है बदबू, ऐसा लगता है जैसे फैल गया पूरे नाक में। ठीक है, कितनी गंदगी। अब बताओ दिल्ली वाले यूज़ कर पाएंगे क्या उसका, नहीं कर पाएंगे। वो भी तो तरसेंगे ना पानी के लिए, गर्मी में जलते हैं पूरा वो लोग अपनी करनियों पे। पर सच बताऊँ, उनके यार एक अगर सिस्टम चाहे ना तो कुछ भी कर सकता है। एक नदी को क्या साफ़ नहीं कर सकता। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसको डाल दो और वाटर एकदम क्लीन हो जाता है, काला हो गया है पानी। पता है, ऐसा कहा जाता था यमुना नदी का पानी ना नीला है, नीला से अब काला हो गया। शायद कृष्ण जी ने अपना एकदम वरदान दे के चले गए, चल तो करिया ही रही हो। ठीक है, कम वर्षा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र, वर्षा भी कम हो रहा है और जनसंख्या भी कम है, ये कौन से में आएगा आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए नीचे जो क्वेश्चन कह रहा है, बहुउद्देशीय जो नदी घाटी परियोजनाएं होती है उसके पक्ष में तर्क नहीं है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के पक्ष में तर्क नहीं है, इसको आप करना है। कुछ गलत वक्तव्य दिए हुए हैं और इसको क्या कीजिए आप सही कीजिए। आप निम्नलिखित शब्दों को 30 शब्दों में क्या कीजिए, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, 30 शब्दों में उत्तर दीजिए। व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरणीय योग्य संसाधन है। किस प्रकार है, आप क्या करोगे, वाटर साइकिल का वो दे दोगे कि वाटर साइकिल किस तरीके से नदी से जाता है, बादल बनता है, पानी बनता है, फिर यही जाके ग्राउंड वाटर में मिल जाता है। ठीक है ना, इस प्रकार से आप इसको व्याख्या कर दोगे। कह रहा है जल दुर्लभता क्या है और इसकी मुख्य कारण, दुर्लभता वही स्कैरसिटी। ठीक है ना, और इसके मुख्य कारण क्या है, मतलब जल की कमी क्यों है और इसका कारण भी बताना है आपको। तो कारण तो मैंने ऊपर बता ही दिया, अत्यधिक जनसंख्या, अत्यधिक औद्योगिकरण, जल प्रदूषण, बहुत सारे कारण है ना। तो आप लोग को उनमें से लिखना है। बहुउद्देशीय परियोजना में होने वाले लाभ और हानियों को बताइए। ऊपर भी क्वेश्चन इसका आंसर मिल चुका है, आप लोग को वहाँ से देख के कर लेना है। अब 120 शब्दों में देखना है। राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या कीजिए। अगर आपने देखा होगा तो 5 नंबर में मैंने वो क्वेश्चन दिया है और एक्सप्लेन भी कर दिया है किस तरीके से लिखना है। परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल का जल संरक्षण भंडार किस प्रकार से, वही उनका नाम ले लेना है, क्या नाम है, जवाहरलाल नेहरू जी का, और कह देना है कि उन्होंने भारत का मंदिर कहा था। अब देखिए कुछ नदियां हैं जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आप लोग को बता देती हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले ये है इंडस बोल रही हूँ, हाँ इंडस ही बोलते हैं, सिंधु नदी। ठीक है ना, ये सिंधु नदी तंत्र है। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, ये है हमारा, ये है सिंधु नदी। ठीक है, ये है हमारा क्या है, एक सेकंड रुक जाओ ना, कलर चेंज कर लेते हैं पेंसिल का।
कलर कौन सा ले लूँ, कलर पिंक ले लेते हैं, चलेगा। ठीक है, ये हमारा सिंधु नदी। सिंधु के बाद आता है, वो आता है झेलम, उसके बाद आता है चेनाब, उसके बाद आता है रावी, और रावी के एक छोटा सा एक सहायक नदी है किसका, सतलुज का, जी है ब्यास, और उसके बाद आता है सतलुज। ठीक है, तो सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ये है रावी, और ये रहा ब्यास, और ये रहा सतलुज। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दे देना है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भाखड़ा नंगल बांध परियोजना कौन से नदी पर है। यहाँ है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना कौन से नदी पर है बच्चों, ये है हमारे सतलुज नदी पर। सलाल प्रोजेक्ट कौन से नदी पर है, ऑब्जेक्टिव लिख लीजिएगा, सलाल प्रोजेक्ट कौन से नदी पर है, वो है चेनाब नदी पर। कौन से नदी पर है, चेनाब नदी पर। याद रखिए, सलाल प्रोजेक्ट चेनाब नदी पर, भाखड़ा नांगल बांध प्रोजेक्ट किस नदी पर है, सतलुज नदी पर, सतलुज नदी पर। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है टिहरी बांध प्रोजेक्ट कौन सी नदी पर है, यहाँ देखिए है तो गंगा का ही, ठीक है ना, ये गंगा के सहायक, ये दो अलकनंदा और भागीरथी जो नदियाँ मिलती है ना, तो वहीं पे गंगा बनती है, और यहीं पे क्या है, टिहरी बांध परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बताया। नरोरा कहाँ पे है, नरोरा बांध परियोजना कौन सी नदी पे है, गंगा पर ही है नरोरा। कोटा बैराज कौन सी नदी पे है, चंबल नदी पे है। राणा प्रताप कौन सी नदी पे है, चंबल पे। गांधी प्रताप कौन सी नदी पे है, चंबल नदी पे है। ठीक है ना, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बता दे रही हूँ। यहाँ देखिए, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, कह रहा है गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी, इधर शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी। यही नदी जो बिहार की शोक कही जाती है, कोसी नदी। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन आता है बिहार की शोक कौन सी नदी को कहा जाता था, वो है कोसी नदी। ये रहा हमारा ब्रह्मपुत्रा, जो ऐसे हिलते डुलते एकदम अरुणाचल प्रदेश की खाड़ियों से होते हुए यहाँ पे जाके बांग्लादेश में गिर जाती है, असम में क्षेत्र कवर करती है, और दिहांग नदी इसकी क्या है, सहायक नदी है। ठीक है ना। और देखिए, जहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है उसे मैं बता देती हूँ, है ना। यहाँ तेलैया बांध है, मैथौन बांध है, पंचेत है, कोनेर है, ये सारे कौन सी नदी पे है, दामोदर नदी पे। ठीक है ना। रिहंद बांध कौन सी नदी पे है, ये देखिए सोन नदी का एक सहायक नदी है, उसी पे रिहंद बांध है। सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पे है, नर्मदा नदी पे। ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा पे। प्रवरा बांध कौन सी नदी पे है, गोदावरी पे। हीराकुंद बांध कौन सी नदी पे, महानदी पे। हीराकुंद बांध, यहाँ से भी क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन तो वाइबिल है। हीराकुंद हो गया आपका, सरदार सरोवर, रिहंद, प्रवरा, और बताती हूँ मैं कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो चंबल नदी वाला है ना, राणा प्रताप, गांधी सागर, और ये कोटा बैराज, ये सारे। टिहरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और भाखड़ा नांगल बांध परियोजना तो मतलब बाइबिल है, यहाँ से तो क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, देखिए ये रहा आपका कृष्णा, तुंगभद्रा नदी पर ही तुंगभद्रा बैराज भी है। नागार्जुन सागर कौन सी नदी पे, कृष्णा पे ही है। मेट्यूर बांध कावेरी नदी पे है। ठीक है ना। पेरियार बांध कौन सी नदी पे है, पेरियार नदी पे ही है। ये देखिए, पेरियार बांध पेरियार नदी पे ही है। ठीक है, यहाँ देख लेना आपको। अब यहाँ से ये 3 क्वेश्चन ज़्यादा, ये इंपॉर्टेंट है। पेन्यार, कावेरी और पेरियार, ये तीनों दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। ठीक है। तुंगभद्रा, नागार्जुन सागर भी कहाँ पे है, तुंगभद्रा पे। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा आज का वीडियो, और आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, बिकॉज ये हमारा चैप्टर 3 हो चुका है कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम करेंगे चैप्टर 4। तो राधे राधे सभी को, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, और पढ़ाई करते रहिए दिल लगा के।